बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होंगे, नमाज पढ़ रहे होंगे। मेहनत के साथ साथ अल्लाह ताला को खुश करने का, अल्लाह ताला को राजी करने का कोई सबब बना रहे होंगे। तो आज है हमारे पास बेटे क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट 5, जिसमें हमारा सिलेबस है एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल्स और सेंटेंस कंप्लीशन है हमारे पास 121 टू 150। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से। हिज टीचर सेड शी हैज डैश। अब देखें यहां पर है आई क्यू। अब जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आप इस बात को समझते हैं कि हमारे पास दो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। एक हमारे पास होता है ए और एक हमारे पास क्या होता है एन। अब ए और एन के लिए हमने जो देखना होता है तो अमूमन हम ये कहते हैं कि अगर इसके बाद आने वाला वावल होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे एन, और अगर इसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम इसे क्या लिखेंगे, इससे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब यहां पर ये बात याद रखिएगा कि जब यहां पर वावल या कॉन्सोनेंट की बात की जा रही होती है ना, तो ये वावल और कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात नहीं हो रही होती। ये बात पल्ले बांध लेनी है सिर्फ आपने। यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर्स या वावल लेटर्स की बात नहीं हो रही होती। जैसे अल्फाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, इसमें हमारे पास वावल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमारे पास 5 वावल लेटर्स हैं और बाकी हमारे पास 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। अब यहां पे जो बात हो रही है ना बेटे, वो कॉन्सोनेंट या वॉवल लेटर्स की नहीं हो रही है, याद रखिएगा। यहां पे जब हम वॉवल या कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो असल में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम साउंड की बात कर रहे होते हैं कि जो भी वर्ड, जो भी चीज इसके बाद आएगी। अब देखिए जो भी चीज इसके बाद आएगी का क्या मतलब है कि इसके बाद आने वाली 3 चीजें हो सकती हैं हमारे पास। अब ये भी याद रखिएगा, जैसे इसके बाद आने वाला कोई प्रॉपर वर्ड हो सकता है, या इसके बाद आने वाला हमारे पास क्या हो सकता है, एब्रीवेशन हो सकता है। यानी कि आपने कोई भी वर्ड लिखा हुआ होगा और उसकी एब्रीवेशन लिखी जाएगी। जैसे अभी यहां पर आई क्यू। अब आई क्यू एक वर्ड तो नहीं है, बल्कि आई क्यू क्या है, एक एब्रीवेशन है। उसके बाद हमारे पास होता है कि हम सेंटेंस में ना वर्ड लिख रहे होते हैं ना एब्रीवेशन लिख रहे होते हैं, बल्कि हम एक तीसरी तरह की चीज लिख रहे होते हैं जो होती है एब्रीवेशन है। लेकिन जब एब्रीवेशन वर्ड की सूरत बना लेता है, जैसे देखें अभी अगर मैं वर्ड लिखता हूं WAPDA। अब वैसे तो ये एब्रीवेशन है, WAPDA हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम इसको WAPDA नहीं बोलते, बल्कि हम इसको एक प्रॉपर पूरा वर्ड बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वापडा बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास वर्ड होता है LESCO। जैसे अभी मैं वर्ड बोलता हूं LESCO, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एब्रीवेशन में LESCO नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, लेस्को बोलेंगे। जब हम एब्रीवेशंस को, एब्रीवेशन एक एक लेटर करके नहीं बोलते बल्कि पूरे साउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको याद रखिएगा, हम उनको बोलते हैं एक्रोनिम्स। आपने जब भी एब्रीवेशन देखनी है तो आपने ये देखना है कि हम एक एक लेटर करके बोल रहे हैं तो वो एब्रीवेशन होगा। जैसे अगर मैं इसको बोलूं WAPDA, तो फिर मैं ये एब्रीवेशन बोल रहा हूं। लेकिन जब हम इसको इतना यूज करते हैं कि ये एक वर्ड की सूरत बन जाता है, वापडा हम इसको बोलते हैं, लेस्को हम इसको बोलते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर हम इसको एब्रीवेशन की जगह पर क्या बोलेंगे, एक्रोनिम्स बोलेंगे। अब देखिए, अब हमने कहा कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद 3 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो कोई वर्ड होगा, या कोई एब्रीवेशन होगा, या एक्रोनिम होगा। अब इन तीनों सूरतों में आपने याद रखना है, हमारा कंसर्न लेटर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि ये वर्ड, ये एब्रीवेशन या एक्रोनिम कौन से वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हमने ये देखना है कि इसका साउंड क्या है, इसका साउंड वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, चाहे वो वर्ड हो, वो एब्रीवेशन हो या एक्रोनिम हो। जैसे देखें, अब किसी भी चीज का साउंड देखने के लिए कि वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको आसान तरीन जुगाड़ बता देता हूं, आसान तरीन तरीका बता देता हूं। आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से या अलिफ मद्दा से स्टार्ट होगी
तो ये हमारे पास वावल साउंड होगा। और वावल साउंड के लिए आपने याद रखना है, हमने इससे पहले क्या लिखना है, एन। और अगर अलिफ और अलिफ मद्दा से स्टार्ट नहीं होती तो फिर हम इसको कौन सा साउंड बोलेंगे, ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और ऐसी सूरत में हम इसके साथ एन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जैसे अगर मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल बोल दूं, हम आज तक हमेशा क्या बोलते आए हैं कि हम बोलते हैं ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट में जब आप एच को देखेंगे तो एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब आप इसकी एब्रीवेशन को उर्दू में लिखेंगे तो इसकी एब्रीवेशन को आप कैसे लिखेंगे, आप इसकी जब एब्रीवेशन लिखेंगे तो इसकी एब्रीवेशन किससे स्टार्ट होगी, इसकी एब्रीवेशन अलिफ से स्टार्ट होगी। आप अगर इसको लिखेंगे, मैं अगर पेन का कलर चेंज कर लूं तो जैसे हम ऑनेस्ट को अगर उर्दू में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट को आप देख रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड लेटर को देखेंगे तो फिर हमें ए लगाना चाहिए, और अगर हम वावल साउंड को देखेंगे तो हमें एन लगाना चाहिए। तो आपने याद रखना है हमारा लेटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा सारा लेना देना बेटे किसके साथ है, साउंड के साथ है। तो यही वजह है कि हम इससे पहले क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे। अब जैसे यहां पे सेंटेंस को देखिएगा, हिज टीचर सेड शी हैज डैश IQ। अब आप क्या करें, आप IQ को सिंपल क्या करेंगे कि आप इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख ले। अब वैसे तो आई जो है ये वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने लेटर को तो देखना ही नहीं है, हमारा लेटर के साथ ताल्लुक ही कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अब हमने जैसे ही इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखा तो हमें समझ में आती है कि इसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से। जब अलिफ मद्दा से स्टार्ट हो रहा है तो अलिफ मद्दा से स्टार्ट होने की वजह से हम इससे पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। याद रखिएगा हमारा लेटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक किसके साथ है, साउंड के साथ। हमने प्रोनाउंसिएशन को देखना है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, एन। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहां पर आप देखेंगे ही क्लेम्ड दैट ही सा। अब जब हम UFO को देखते हैं जो कि एक एब्रीवेशन है, एक्रोनिम नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, एब्रीवेशन है। तो अब देखें एब्रीवेशन में हमने क्या किया, अब जब हम यू को देखते हैं तो हमें फौरन समझ में आती है कि यू हमारे पास कौन सा लेटर है, यू हमारे पास वोवल लेटर है। लेकिन हमने यहाँ पे लेटर नहीं देखना, यहां पर हमने क्या देखना है, वोवल साउंड देखना है। तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेंगे। जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं बनेगी हमारे पास, UFO। जब हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट, अलिफ में दा से स्टार्ट नहीं होती। इसका मतलब ये वावल साउंड नहीं है बल्कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और इस कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से, इसके कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम इसके साथ एन नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसके साथ क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। अब दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये वावल लेटर से जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमने लेटर को नहीं देखना बल्कि हमने किसको देखना है, साउंड को देखना है। साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए या साउंड वावल होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन बता दूं तो पास्ट पेपर में आपका क्वेश्चन आया कि हर फादर, अब आपने यहां पर देखना है कि हर फादर वाज डैश SP। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर ए आएगा या एन आएगा, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अब अगर आप एस को देखेंगे तो एस हमारे पास कौन सा लेटर है, एस हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन जब हम SP को उर्दू में लिखेंगे तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं लिखेंगे, SP। अब जब हमने SP लिखा तो इसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से। तो इसका मतलब है यहां पर एस का जो साउंड है वो वावल साउंड है, और वावल साउंड के लिए हमने यहां पर क्या लिखना होता है, एन लिखना होता है। हमने कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना, लेटर कॉन्सोनेंट हो या लेटर वावल हो, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा सारा लेना देना बेटा किसके साथ है, वह साउंड के साथ है। अगर तो वावल साउंड है, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से या अलिफ मदा से स्टार्ट हो रही है तो फिर हम उसको किसके साथ लिखेंगे, एन के साथ। अदरवाइज हम उसे किसके साथ लिखेंगे, ए के साथ लिखेंगे। यहां पर वर्ड लिखा हुआ हो, एब्रीवेशन लिखा हो, एक्रोनिम लिखा हुआ हो,
तो हमने ये तीनों सूरतों में ये देखना है कि वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, लेटर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, डू यू स्पेल योर नेम विद आई और वाई। अब आसान तरीन है, आप आई को उर्दू में लिखेंगे तो आई की प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखने से हमें पता चलेगा कि आई किससे स्टार्ट हो रहा है, अलिफ मद्दा से। और जब हम वाई को लिखेंगे तो वाई कभी भी अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वाई की प्रोनाउंसिएशन हमारे पास किससे स्टार्ट होगी, वाई की प्रोनाउंसिएशन हमारे पास स्टार्ट होगी वाओ से, ठीक है, उर्दू वाले वाओ से। तो ऐसी सूरत में हमें समझ में आती है कि आई का जो साउंड है ना, आई का साउंड वावल साउंड है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारा लेटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। और वाई जो है वो हमारे पास कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। हमने लेटर को नहीं देखना, बल्कि हमने किसको देखना है, साउंड को देखना है। तो हम आई चूंकि वावल साउंड है तो हम क्या लिखेंगे, एन आई, और वाई चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लिखेंगे, आ वाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास चलेगा बीटा। कॉन्सोनेंट या लेटर, कॉन्सोनेंट या वॉवल लेटर को आपने नहीं देखना इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए, बल्कि आपने किसके लिए देखना है, साउंड के लिए देखना है। और वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड को देखने के लिए आपने क्या करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब वो वॉवल साउंड है, आप एन लिखेंगे। और अगर वो अलिफ और अलिफ मद्दा से स्टार्ट नहीं होती तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपने उसको किसके साथ लिखना है, ए के साथ लिखना है। तो उसके बाद हमारे पास चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। ही हैज टेकन हिज फैमिली ऑन 8 डेज। आप देखें यहां पे ना वर्ड आया, ना एब्रीवेशन आया, ना एक्रोनिम आया, बल्कि लेटर है ही नहीं, नंबर आ गया। अब हमने इसको ये देखना है कि ये वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अब लेटर वाले मामले में तो आपसे गलती हो सकती है, आपने कह सकते हैं कि सर वो वॉवल लेटर था, वो कॉन्सोनेंट लेटर था, तो वो गलती होगी। अब 8 लिखा हुआ है, 8 डे। अब 8 डे को आप क्या करेंगे, उर्दू में लिख लेंगे आप। और 8 डे की प्रोनाउंसिएशन आपके पास किस तरह बनेगी, आपके पास बनेगी 8 डेज। तो जब आप इसको 8 डेज को देखेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रही है, अलिफ से। अलिफ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है ये कौन सा साउंड है, ये वावल साउंड है। वावल साउंड है तो इसका मतलब हमने इसको किसके साथ लिखना है, एन के साथ लिखना है। हमने इसको आ के साथ नहीं लिखना। ये याद रखिएगा, मैंने 3-4 क्वेश्चन इस रूल के इसलिए डाले हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसके 2 ही तो रूल्स हैं आपके पास, यहाँ ए आएगा या एन वाला रूल आ जाएगा, यहाँ एक कॉमन नाउन वाला रूल आ जाएगा, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर 8 डे के 8 डे चूंकि एक वॉवल साउंड है तो इसलिए हम इसको आ 8 डे नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, एन 8 डे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूएसए लिखा हुआ है। देखें वैसे तो हम किसी भी कंट्री के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, हम कभी भी किसी कंट्री के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन आपने कुछ कंडीशंस याद रखनी है। जैसे अगर आप आप किसी कंट्री का नाम लिखने की बजाय आप उस कंट्री का एब्रीवेशन लिख रहे हो, अगर आप कंट्री का एब्रीवेशन लिख रहे हैं, एब्रीवेशन ऑफ कंट्री नेम, तो फिर आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे अगर मैं यहां पर अगर लिखा हुआ होता ना अमेरिका, तो हम अमेरिका से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल यूज ना करते। लेकिन चूंकि अमेरिका का एब्रीवेशन लिखा हुआ है यूएसए, तो एब्रीवेशन जहां पर भी किसी कंट्री का लिखा होगा, जैसे हम रशिया के लिए यूएसएसआर लिख देते हैं, हम यूनाइटेड किंगडम के लिए यूके लिख देते हैं, हम अमेरिका के लिए यूएसए लिख देते हैं। तो जब भी आप कोई एब्रीवेशन लिखेंगे किसी कंट्री का, तो आपने उस कंट्री नेम से पहले, उस एब्रीवेशन से पहले क्या लिखना है, द लिखना है। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है, ऐसे कंट्री नेम्स जिसमें किंगडम का वर्ड आए या जिसमें कौन सा वर्ड आता है, यूनाइटेड का वर्ड आता है, ऐसी सूरत में भी आपने उससे पहले बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे देखिए अमेरिका का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर मैं सिर्फ अमेरिका लिखूंगा ना सेंटेंस में, तो मैं इससे पहले कभी भी किसी सूरत में डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखूंगा
तो ऐसी सूरत में मैं फिर इससे पहले क्या लिखूंगा, डेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। जैसे हम यूके लिखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में किंगडम का वर्ड आता है इसी। और नंबर 3 पे ऐसे कंट्री नेम जो कि प्लूरल में लिखे जाते हैं। प्लूरल में लिखे जाने का मतलब यह है कि कुछ कंट्री नेम्स इस तरह के होते हैं जो प्लूरल में होते हैं। जैसे देखिए नीदरलैंड वर्ड नहीं होता, बल्कि हमारे पास उसका पूरा नाम क्या है, नीदरलैंड्स, प्लूरल में लिखा जाता है। इसी तरह वेस्ट इंडीज का जो नाम है ये किस में लिखा जाता है, प्लूरल में लिखा जाता है। इसी तरह फिलिपाइंस का जो नाम है वो किस में लिखा जाता है, फिलिपाइंस किस में लिखा जाता है, प्लूरल में लिखा जाता है। ये सब एस के एडिशन के साथ लिखे जाते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा कंट्री का नेम लिखेंगे जो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, आपने उससे पहले क्या लिखना है, द लिखना है। और इसके बाद आखिरी बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी कंट्री का फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखने का मतलब क्या है, जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इन 4 सूरतों के अलावा हम कभी भी किसी कंट्री नेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। तो चूंकि यूएसए हमारे पास कंट्री नेम है और उसका एब्रीवेशन लिखा गया है, तो यहां पर हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा उसमें हमें पहले एन चाहिए, बाद में दा चाहिए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 55, इट इज टाइम दैट। अब पुलिस जहां पर भी आता है डेफिनेटली हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं पुलिस को, तो हम पुलिस के साथ क्या लिखेंगे, द पुलिस गॉट डैश रेज। रेज का मतलब है बढ़ना, उनको इंक्रीमेंट चाहिए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, आर रेज इन लाइन विद द नेचर ऑफ। जब ऑफ आ जाता है एक नाउन के साथ दूसरे नाउन को रिलेट करने के लिए, तो हमें पता है कि हम पहले नाउन से पहले क्या लिखेंगे, फिर दा लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ यूं चलेगा, इट इज टाइम दैट द पुलिस आर रेज और द नेचर। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 56, द काउंसलर टोल्ड डैट। अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम ये रूल पढ़कर आए थे। रूल कैसे पढ़कर आए थे कि हमने कहा कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना चाहेंगे, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप उससे पहले क्या लिखते हैं, द लिखते हैं। जब भी आप किसी एडजेक्टिव से पहले द लिखेंगे तो इसका मतलब आप उसका प्लूरल बना रहे हैं। जैसे यहां पर है द काउंसलर टोल्ड द डिसेबल्ड। अगर आप डिसेबल्ड लिखेंगे तो इसका मतलब किसी एक डिसेबल से बात हो रही है, लेकिन डिसेबल्ड का मतलब क्या है कि ज्यादा मजूर लोगों से बात हो रही है। डेट बीइंग हैंडीकैप्ड इज नॉट डैश ऑब्स्टेकल। अब ये वो बात है जो भी मैं आपसे कर रहा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल, एक रूल सिर्फ अगर आप इसका पल्ले बांध लें इनडेफिनेट आर्टिकल का, कि अगर आपका नाउन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा हो ना, कोई भी सेंटेंस में लिखा हुआ नाउन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा हो। नंबर 1 वो क्या हो, कॉमन हो। नंबर 2 वो कॉमन होने के साथ साथ क्या हो, काउंटेबल हो। और नंबर 3 वो काउंटेबल होने के साथ साथ क्या हो, सिंगुलर हो। अगर आपका कोई भी नाउन ये 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है सेंटेंस में, तो आपने समझ आना है कि आपने उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। और इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि या तो ए आएगा या एन आएगा। और फिर वही बात कि अगर वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर आपको क्या लिखना है, एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे तो फिर आपको क्या लिखना है, ए। लेकिन सेंटेंस में जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ना, दिस इज बुक, अब अगर मैं आपसे कहता हूं बेटे सेंटेंस लिखिएगा ये किताब है, तो मैंने ऐसा नहीं आपसे बोला कि ये एक किताब है, मैंने आपको बोला आप लिखिएगा ये किताब है। और आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें दिस इज बुक, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। गलत कैसे होगा, आप इस बुक के वर्ड को देखिएगा, ये आपकी तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। बुक कॉमन भी होता है, कॉमन होने के साथ साथ ये काउंटेबल भी है, और काउंटेबल होने के साथ साथ ये क्या है, सिंगुलर भी है। जब ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो हम सेंटेंस में इसको इंडेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिख सकते। इसलिए आप उर्दू में एक बोले या ना बोले, आपने लाजमी तौर पर लिखना है दिस इज आ बुक। आप इसको कभी भी दिस इज बुक नहीं लिख सकते। इसी तरह यहां पर आप देखेंगे कि ऑब्स्टेकल का वर्ड आपके पास तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। ये कॉमन है,
कॉमन होने के साथ साथ क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ साथ क्या है, सिंगुलर है। जब ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो आप उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। अब जब इंडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि इसका वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसको उससे इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखकर देख लेंगे। अब जब इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखेंगे तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली किससे स्टार्ट होगी, अलिफ से, अलिफ से स्टार्ट होगी। तो हम इसको किसके साथ लिखेंगे, एन ऑब्स्टेकल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास चलेगा बीटा। तो ये जो पूरा रूल है ना इंडेफिनेट आर्टिकल का, ये ज़हन में रखिएगा, इसको पल्ले बांध लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास 57, इन द स्प्रिंग एंड समर देयर इज ऑफन अ वाटर शॉर्टेज इन डैश हिमालयन माउंटेन। सिंपल सा रूल है। देखिए आप डेफिनेट आर्टिकल के बहुत से जर्नल रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, और आपने उन जर्नल रूल्स को एक दफा क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना और दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि आपका पेपर बनाने वाला पागल हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए और वो आपको पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन ही जर्नल रूल्स में से दे दे आर्टिकल के। उसकी रीजन क्या होगी कि ये आसान तरीन होता है और ये खुद ब खुद बताता है कि मुझे यहाँ पर आर्टिकल लगना चाहिए या आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। जैसे देखें, आप कहते हैं कि जितनी भी होली बुक्स हैं आपको उनसे पहले आर्टिकल लिखना है। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला के जितने भी क्वालिटेटिव नेम्स हैं, जैसे अल्लाह ताला के 99 नेम्स है ना क्वालिटेटिव, तो आपने क्वालिटेटिव नेम्स ऑफ अल्लाह के साथ आर्टिकल लिखना है। लेकिन आपने कभी भी गॉड से पहले, अल्लाह से पहले और खुदा से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। ये अल्लाह ताला के नाम है और क्वालिटेटिव जो सिफाती नाम है उनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होता। इसी तरह आप क्या कहते हैं कि आपने जब भी किसी पैसिफिक का लिखना है नाम, जब भी आपने किसी ओशन का नाम लिखना है, जब भी आपने किसी सी का नाम लिखना है, जब भी आपने किसी रिवर का नाम लिखना है, तो आपने उसके साथ क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। आपने जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है तो आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। आपने जब भी डायरेक्शन लिखनी है, आपने जब भी कोई हेवनली बॉडी लिखनी है, आपने जब भी कोई यूनिक ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। तो आप इस तरह ना रूल्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो ये जो जर्नल रूल्स है ना डेफिनेट आर्टिकल के, कि कहां पर आर्टिकल आना चाहिए, कहां पर नहीं आना चाहिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, उन सब नोट्स में, सब बुक्स में बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए होंगे। आपने इनको एक दफा रट्टा मार लेना अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कोई बुक या कोई नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपने मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा अपनी बुक में से। तो यहां पर आप देखेंगे जो रूल्स हमने यहां पर अप्लाई करना है, जो रूल हमने यहां पर अप्लाई करना है, यहां पर लिखा हुआ है हिमालयन माउंटेन। तो रूल याद रखिएगा, जब भी आप माउंटेन रेंज का नाम लिखेंगे ना, तो माउंटेन रेंज से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। लेकिन जब भी आप किसी सिंगुलर माउंटेन का नाम लिख रहे होंगे, जैसे हम केटू बोलते हैं, नांगा पर्वत बोलते हैं, हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, हम एक सिंगल माउंटेन का नाम बोल रहे होंगे, तो हमने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, याद रखिएगा। तो यहां पर चूंकि हिमालयन माउंटेन्स की बात हो रही है, एक पहाड़ी सिलसिले की बात हो रही है, कोहे हिमालय की बात हो रही है, तो यहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। ये जर्नल रूल्स में से है डेफिनेट आर्टिकल में, कि जहां पर हमने सिर्फ ये देखना होता है कि डेफिनेट आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। ये जितने भी रूल्स हैं इनको अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा, कहीं से भी अगर ना मिले तो फिर मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे देखें अटाकामा डेजर्ट, अब जहां पर भी आप डेजर्ट का नाम लिखते हैं आपको उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। चिली इज अ कंट्री नेम, और कंट्री नेम से पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। हमने सिर्फ कुछ सूरतें बनाई हैं, जैसे हमने कहा कि एब्रीवेशन होगा तो हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, यूनाइटेड किंगडम होगा नाम में तो आर्टिकल लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में होगा तो आर्टिकल लिखेंगे, फुल फॉर्म में होगा तो आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन चिली एक प्रॉपर कंट्री नेम है, ना तो ये एब्रीवेशन है, ना इसमें यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, ना ये फुल फॉर्म है, और ना ये प्लूरल में लिखा हुआ है, तो हमने इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। उसके बाद वर्ल्ड है, हेवनली बॉडी है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली हम इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 59। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओशन के नाम के साथ, पैसिफिक के साथ, सी के साथ, रिवर के साथ आपको क्या लिखना होता है,
डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है, तो यहां पर भी आप आर्किटिक ओशन से पहले भी बेटे क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, अब ये जो दोनों आप देख रहे होंगे ना, ये आपके पास एडजेक्टिव की कौन सी डिग्रीज हैं, ये आपके पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको आर्टिकल के जो रूल्स याद रखने हैं, देखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको आर्टिकल के जो रूल्स याद रखने हैं ना, इनको एक दफा पल्ले बांध ले जरा अच्छे तरीके के साथ। अच्छे तरीके के साथ कैसे, देखिए नंबर 1 बात क्या है कि जहां कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है, द लिखना है। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले आपको द लिखना है। लेकिन साथ ही आपने ये याद रखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ हो, तो फिर आपने उसके साथ कभी भी दा नहीं लिखना। अब पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पता ही है, माय होता है, आर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, योर होता है, देयर होता है, इट्स होता है, ये सारे क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होता। उसके बाद नंबर 3 आपने याद रखना है कि हम एंड के साथ जब दो सुपरलेटिव डिग्री को कंबाइन करेंगे, देखें हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखी और उसके बाद हमने एंड लिखा, फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखी, तो हमने अभी रूल बनाया क्या कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो हमें उसके साथ एंड लिखना है, दा लिखना है। लेकिन जब आप एंड के साथ दो सुपरलेटिव डिग्री को कंबाइन करेंगे तो आपने 2 रूल्स याद रखने हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही जरूरी हैं, इनको पल्ले बांध लीजिएगा। देखें पहला रूल आपने ये याद रखना है कि आपने आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखना है, आपने सेकंड वाले के साथ आर्टिकल नहीं लिखना। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो 2 तरह से बन रही होती है। एक सुपरलेटिव डिग्री बन रही होती है EST लगाने से, जैसे हम बिग की बनाते हैं बिगेस्ट, स्मॉल की बनाते हैं स्मॉलेस्ट, लार्ज की बनाते हैं लार्जेस्ट। और एक सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बन रही होती है मोस्ट के साथ, जैसे हम इंटेलिजेंट की बनाते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल की बनाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। अब अगर आपके पास ये 2 सुपरलेटिव डिग्री में एक EST वाली हो और एक मोस्ट वाली हो, तो आपने याद रखना है आपने EST वाली सुपरलेटिव डिग्री पहले लिखनी है और मोस्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री बाद में लिखनी है। और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपने किसके साथ लिखना है, फर्स्ट वन के साथ लिखना है, आपने सेकंड वन के साथ तो आर्टिकल लिखना ही नहीं है। और आखिरी बात आपने याद रखनी है कि समटाइम्स हम इनडेफिनेट आर्टिकल को भी लिखते हैं सेंटेंस में, किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और ये हम तब लिखते हैं जब हम सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री को सेंटेंस में किसके तौर पर यूज कर रहे होते हैं, पॉजिटिव के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। अभी ये 2 रूल्स हैं, इनके क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं आपको दोबारा से याद दहानी करवा दूंगा, लेकिन यहां पर मैंने सुपरलेटिव के साथ आने वाले आर्टिकल के रूल्स आपको एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं ताकि ये 5 पॉइंट्स जो है ना ये आप पल्ले बांध लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले दा आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर हमारे पास तीनों दा आएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 60th, डैश चेन आई एम वेयरिंग इज मेड ऑफ। अब चूंकि स्पेसिफिक चेन की बात हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, द चेन। जब भी हमने किसी भी नाउन को, किसी भी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करना होता है, या आप दूसरे वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि जब भी हमने किसी कॉमन नाउन को क्या बनाना होता है, प्रॉपर नाउन बनाना होता है, तो हम उससे पहले बेटे क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पर चेन से पहले हमें क्या लिखना होगा, द चेन। और उसके बाद हम लिखेंगे आई एम वेयरिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मटीरियल नाउन है और हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे। जब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम एक जर्नल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना। ये इसी तरह ही है जैसे देखिए, अगर मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब मैं 2 सेंटेंस आपके पास लिख रहा हूं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है। और मैं सेकंड सेंटेंस आपके पास लिखता हूं,
डैश गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, डैश गोल्ड ऑफ सऊदी सऊदिया इज प्रेशियस। ठीक है, अब जरा फटाफट से बताइएगा कि आप जब गोल्ड दोनों सेंटेंसेस में पढ़ रहे हैं तो पहले वाले सेंटेंस में हम गोल्ड के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के गोल्ड की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पर हम इसको यूनिवर्सल यूज कर रहे हैं, हम इसकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सल बना रहे हैं, तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड वन वाले में आप देख रहे होंगे कि हम ऑफ लिख के स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम सिर्फ सऊदीया के गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया। तो जितने भी मटीरियल नाउन है आपने उनको याद रखना है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। अगर आप पूरी दुनिया के मटीरियल नाउन की बात कर रहे होंगे तो फिर आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 61, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई नेबर एक्सेंट, आई विश शी वुड स्पीक डैश क्लियरली। अब पहली बात तो यह है कि वो यहां तक बात जो कर रहा है वो कर रहा है कि मुझे अपने जो नेबर है उसका जो एक्सेंट है वो समझ नहीं आता। एक्सेंट आप समझते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलने के 3-4 बड़े एक्सेंट पूरी दुनिया में यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या यूज हो रहा है, अमेरिकन एक्सेंट यूज हो रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट यूज हो रहा है, कनेडियन एक्सेंट यूज हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट यूज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेंट को, प्रोनाउंसिएशन को। तो उसके बाद कहता है आई विश शी वुड स्पीक डैश। अब जब आप स्पीक को कर रहे हैं ना, जब आप स्पीक को करेंगे मॉडिफाई करेंगे तो आपने याद रखना है कि आप अचानक से एडजेक्टिव से चले जाएंगे किसके ऊपर, एडवर्ब के ऊपर। जैसे देखें मैं बोलता हूं ही इज अ स्लो ड्राइवर। अब यहां पे मैं जो स्लो का वर्ड यूज कर रहा हूं वो किसके लिए यूज कर रहा हूं, ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए यूज कर रहा हूं तो ड्राइवर टेक्निकली क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। तो मैंने यहां पर स्लो लिख दिया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं मॉडिफाई कर दूं, मैं बोलूं ही इज ड्राइविंग स्लो। अब मैं जैसे ही ड्राइविंग स्लो लिखता हूं तो मुझे बताइएगा ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखिए जब हम ड्राइविंग को मॉडिफाई कर रहे हैं ना तो हम ड्राइविंग के लिए स्लो का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ड्राइविंग के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्लोली। उसकी रीजन ये है कि ड्राइविंग को मॉडिफाई करना है तो ड्राइविंग वर्ब है, और ड्राइविंग को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एडवर्ब आएगा। तो यहां पर याद रखिएगा इंग्लिश में हमारे पास 2 मॉडिफायर्स होते हैं। आगे जब हम एडवर्ब का लेक्चर पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो टेस्ट है हमारा 6 में, तो उसमें हम इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, और जो आपके पास एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वाले टेस्ट में जाकर बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो यहां पर आप याद रखिएगा पहली बात तो बीटा और चार्ली में कि जब भी आपने एडजेक्टिव एडवर्ब लिखना होता है तो वो आपने वो एक्शन के बाद लिखना होता है। क्लियरर स्पीक नहीं हो सकता, यहां इसी तरह मोर क्लियरली स्पीक नहीं हो सकता, वर्ब के बाद आएगा। जब भी आपने एडवर्ब लिखना है तो एडवर्ब आपके पास हमेशा कहां पर आएगा, वर्ब के बाद आएगा। अब यहां पर हो सकता है आई विश शी वुड स्पीक क्लियरर और आई विश शी वुड स्पीक मोर क्लियरली। अब पहली बात तो यह है कि हमें यहां पर पॉजिटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए, तो क्लियरर भी पॉजिटिव डिग्री है और मोर क्लियरली भी पॉजिटिव डिग्री है। क्लियरर पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और मोर क्लियरली पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, क्लियरर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और क्लियरली मोर क्लियरली कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, एडवर्ब की। तो हमें यहां पर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, हमें उसका एक्सेंट समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से बोले और साफ बोले। तो ऐसी सूरत में हमें एडवर्ब चाहिए, तो हम क्लियरर नहीं बोलेंगे बल्कि हम क्या बोलेंगे, मोर क्लियरली। हमें स्पीक को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए है, एडवर्ब चाहिए।
और एडवर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, मोर क्लियरली। जिस तरह पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होती है, इसी तरह याद रखिएगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बेटे किस में होती है, एडवर्ब में होती है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं क्लियर, तो क्लियर का कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगा, क्लियरर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, क्लियरेस्ट। अब ये तो एडजेक्टिव की आ गई, लेकिन अगर मैं इसको एडवर्ब बनाता हूं तो एडवर्ब क्लियर का क्या बनेगा, क्लियरली। हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly लिखकर उसका एडवर्ब बना लेते हैं। अब क्लियरली की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर क्लियरली, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट क्लियरली। अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, करते हैं, तो सिर्फ हम एडजेक्टिव को ज़हन में रखते हैं, हम एडवर्ब को ज़हन में नहीं रखते। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस तरह कंपैरिजन एडजेक्टिव में होता है, उसी तरह कंपैरिजन किस में होता है, एडवर्ब में होता है। आगे एडवर्ब वाले टेस्ट में हम मजीद इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे रहेगा वो क्या रहेगा, डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 62, वीमेन कमिट लेस क्राइम्स। अब देखें, यहां पर जो नाउन है ना जिसके बारे में बात हो रही है, वो हमारे पास क्या है, क्राइम्स। अब क्राइम्स के बारे में चूंकि बात हो रही है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो क्राइम्स हैं, ये हमारे पास कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्वांटिफायर भी कौन सा यूज होना चाहिए, काउंटेबल यूज होना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि जब हम काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, जब हम काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो जैसे हम लेस का वर्ड या लेसर का वर्ड बोलते हैं तो हमें समझ में आती है कि लिटल हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस और लेसर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट। लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब हम कौन से नाउन की बात कर रहे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम मोर की बात करेंगे तो मोर हम तब लिखते हैं जब हमने आगे नाउन नहीं लिखा हुआ होता। तो ऐसी सूरत में हम ऐसा तो नहीं लिख सकते मोर फ्यू क्राइम्स। अब मोर और फ्यू को आप सेंटेंस में इकट्ठा तो नहीं लिखेंगे, आपको या तो फ्यू को देखना पड़ेगा या मोर को देखना पड़ेगा। तो यहां पर मोर और फ्यू इकट्ठा नहीं आएंगे। उसके बाद आप चलेंगे, लेस की वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन गलत, लेसर की वजह से डेल्टा ऑप्शन गलत, क्योंकि ये दोनों वर्ड किसके लिए आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि क्राइम्स के साथ हमारे पास क्या आएगा, फ्यू। उसकी रीजन क्या है कि जहां पर भी देन आ जाए तो देन के साथ हमें लाजमी तौर पर कौन सी डिग्री लिखनी होती है, कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास है फ्यू, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, फ्यूअर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, फ्यूएस्ट। अब जब हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे होंगे तो हमने फ्यू का कोई वर्जन लिखना होता है, और जब हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे होंगे तो फिर हमने लिटल का लिखना होता है। तो चूंकि यहां पर क्राइम्स की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फ्यूअर के साथ बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। यहां पर हमें कंपैरेटिव वर्ड चाहिए देन की वजह से, और देन की वजह से हमें साथ में कंपैरेटिव डिग्री किसकी चाहिए, काउंटेबल क्वांटिफायर की चाहिए, जो कि क्या है, फ्यूअर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 63, हर हेल्थ इज गेटिंग स्टेडिली। अब ये जो वर्ड एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ ना, गेटिंग स्टेडिली, इसके लिए सिर्फ एक टाइटल याद रखिएगा, स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, इसको आप याद रखेंगे, हम सेंटेंस में दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम इसको लिखेंगे सिंपल एक कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, और हम 7 वर्ड लिख देते हैं। और खास तौर पर जब हम इसको एक सिंगल कंपैरेटिव डिग्री के साथ लिखते हैं ना, तो ये याद रखिएगा ये कौन से टाइम के लिए लिखा जाता है, प्रेजेंट टाइम के लिए। जैसे हम कहते हैं हर हेल्थ इज गेटिंग स्टेडिली, कि उसकी जो सेहत है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, खराब हो रही है। जब आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसी सूरत में हम बैड नहीं लिखेंगे, वर्स्ट नहीं लिखेंगे, मोर वर्स्ट तो वर्ड ही नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, वर्स्ट। और जब भी हमने स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस लिखना है तो हमने प्रेजेंट के लिए खास तौर पर हमने एक कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। और अगर हम पास्ट के किसी स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात कर रहे होंगे ना, तो आपने याद रखना है, आपने 2 कंपैरेटिव डिग्री को एंड के साथ इकट्ठा लिखना होता है। जैसे आपको याद होगा, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक में आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है डाइंग सन।
और डाइंग सन में वो क्या कहता है, सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर डाइंग सन में वो क्या कहता है, नियरर एंड नियरर। आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हो, कहता है वो जैसे जैसे सूरज करीब आता गया, तो चूंकि वो पास की बात हो रही थी, तो पास के लिए बात करने के लिए स्लो कंटिन्यूस चेंज के लिए हमने क्या यूज किया, नेरर एंड नेरर। और उसके बाद वो कहता है द टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर, वो करीब से करीब तर आता गया और उसके ऊपर बनने वाली चट्टानें क्या होती गई, बुलंद से बुलंद होती गई। तो ये दो तरीकाकार होते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। ये कंपैरेटिव के साथ एंड और कंपैरेटिव भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये दोबारा डिस्कस हो जाएगा अभी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 64, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही जरूरी है, पल्ले बांध लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस रूल को। देखें, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसे हम क्या बोलेंगे, इस रूल को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं पहले आपको पूरा रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखें, हमारे पास 10 तरह का एडजेक्टिव होता है। अब ये वो क्वेश्चंस होंगे, ये वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा तरह का एडजेक्टिव लिखा गया होगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो यहां पर देखें हमारे पास जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, ओल्ड यूज हुआ है, ऑस्ट्रेलियन यूज हुआ है, सिल्वर यूज हुआ है और रीडिंग यूज हुआ है। हमारे पास कितने एडजेक्टिव यूज हुए हैं, 4। अब 4 एडजेक्टिव आप देख रहे होंगे कि 4 एडजेक्टिव को डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ लिखा हुआ है। किसी में ओल्ड को पहले लिखा हुआ है, सिल्वर को बाद में लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन को पहले लिखा हुआ है, रीडिंग को पहले लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि जितने भी एडजेक्टिव लिखे गए होंगे ना, हमने उनकी अरेंजमेंट को जस्टिफाई करना है, हमने उनके ऑर्डर को जस्टिफाई करना है। जब हमने उनके ऑर्डर को जस्टिफाई करना है तो हमने इनके ऑर्डर को सिर्फ रट्टा मार लेना। देखें, नंबर 1 में हमारे पास एडजेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। जैसे कोई भी चीज होती है उसके बारे में हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। लाइक हम बोलते हैं अनयूजुअल है, लवली है, ब्यूटीफुल है। जैसे हम बोलते हैं कंफर्टेबल है, जैसे किसी चीज का कंफर्टेबल होना या ना होना क्या होता है, क्या होगा, ओपिनियन है। जैसे किसी चीज का अगली होना, प्रिटी होना, ये क्या है, ओपिनियन है। और पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होता है, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन। नंबर 2 पे हमारे पास आएगा साइज। साइज आप समझते हैं बिग, स्मॉल या टाल, कोई भी ऐसा वर्ड जो साइज नॉमिनेट कर रहा हो। नंबर 3 पे आएगा फिजिकल क्वालिटी, थिन है, रफ है, अनटाइडी है। नंबर 4 पे शेप आएगा, जैसे हम बोलते हैं राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। नंबर 5 पे एज आएगा, यंग है, ओल्ड है, यूथफुल है, ठीक है। उसके बाद कलर आ जाएगा, ब्लू है, रेड है, पिंक है। ओरिजिन आ जाएगा कि जिस कंट्री से, जिस इलाके से, जिस एरिया से वो है, जैसे डच है, जापानीज है, टर्किश है। आपने देखिए करना क्या है, उसके बाद मटेरियल आएगा, टाइप आएगा या पर्पस आएगा कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में उसे बोला जा रहा है रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस का मतलब क्या है कि ये वो ऐनक है जो किस लिए यूज की जाती है, पढ़ने के लिए यूज की जाती है। जब पढ़ना हो तो तब इसे लगाते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इनको इसी अरेंजमेंट के साथ रट्टा मार लेना है। आपको ये 1 to 10 आपको ये सारी अरेंजमेंट याद होनी चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है। आपने इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन में एडजेक्टिव को अरेंज कर लेना है। जैसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो ओल्ड हमारे पास क्या है, ओल्ड हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ एज, चूंकि ये एज बता रहा है। ऑस्ट्रेलियन हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है। सिल्वर हमारे पास क्या है, मटेरियल, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो बनी किसकी हुई है, मटेरियल की बनी हुई है। रीडिंग हमें क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है उसका कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 4 एडजेक्टिव हमारे पास दिए हुए हैं, एज, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। अब हम अपने रूल में देख लेते हैं कि कहां कहां पर आते हैं। देखें, एज हमें दी हुई है ओल्ड, उसके बाद ओरिजिन हमें दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, मटेरियल हमें दिया हुआ है सिल्वर। अब 4 एडजेक्टिव हमें दिए हुए हैं और 4 एडजेक्टिव आ भी बाई चांस इसी अरेंजमेंट के साथ रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आएगा, ओल्ड आएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन आएगा। नंबर 3 पे क्या आएगा, सिल्वर आएगा। और नंबर 4 पे क्या आएगा, रीडिंग ग्लासेस आएगा। तो आपने ये 10 जो एडजेक्टिव हैं इनको पल्ले बांध लें, इनकी अरेंजमेंट को ध्यान में रख लें, ये कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। जितने भी एडजेक्टिव होंगे आप उनको इनके अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। तो जैसे हम देखते हैं
कि हमारे पांचवें नंबर पर है, हमारे पांचवें नंबर पर क्या है, हमारे पांचवें नंबर पर एज है, सातवें नंबर पर ओरिजिन है, आठवें नंबर पर मटेरियल है और 10वें नंबर पर क्या है, पर्पज है। तो 5, 7, 8, 10 हमारी अरेंजमेंट बनती है और बाई चांस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा बनता है, अल्फा। बाकी आप कोई भी अरेंजमेंट पढ़ेंगे वो हमारी उस अरेंजमेंट के साथ मैच नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव। और आपने याद रखना है, यहां पर इतने जोरों शोर से आपको पूरा रूल बताने की वजह क्या है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही जरूरी है और इसको पल्ले बांध लेना है, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 65, एज अ फैमिली वी ग्रू। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि जब भी आप स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात कर रहे होंगे, ऐसा प्रोसेस जो स्लोली कंटिन्यूअस होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, अगर आप उसकी पास्ट में खास तौर पे बात कर रहे होंगे ना, तो पास्ट में बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम दो कंपैरेटिव डिग्री को लिखेंगे, किसके साथ, एंड के साथ। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, आपके पेपर, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, नेरर एंड नेरर। आपके पास क्या लिखा हुआ था, हायर एंड हायर। जब भी आप पास्ट की बात करेंगे, स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करेंगे, तो आपने उसके लिए बेटे प्रेफर करना है कि आप दो कंपैरेटिव डिग्री को एंड के साथ कंबाइन करें। अब बीटा में आप देखेंगे फार एंड फार लिखा हुआ है और डेल्टा में आप देखेंगे फारदेस्ट एंड फर्दर्स्ट लिखा हुआ है, ये तो दोनों ही ठीक नहीं है। अब यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है फार्दर एंड फार्दर, फर्दर एंड फर्दर। अब ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी कंपैरेटिव डिग्री यहां पर चाहिए। तो देखें, हमारे पास वर्ड होता है फार, फार की एक कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास होती है फार्दर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, फारदेस्ट। इसी तरह फार की दूसरी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, फर्दर, और सुपरलेटिव डिग्री बेटे हमारे पास क्या होती है, फर्देस्ट। अब जब भी आप डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे ना, आप फासले की बात कर रहे होंगे, दूर जाने की बात कर रहे होंगे, तो आपने याद रखना है आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, फार, फार्दर और फारदेस्ट। और जब भी आप एक्शन की बात कर रहे होंगे, जब भी आप प्रोसीडिंग की बात कर रहे होंगे, जब भी आप प्रोसेस की बात कर रहे होंगे, तो देन आपने याद रखना आपने क्या यूज करना है, फार, फर्दर और फर्देस्ट। जैसे आप कभी किसी दोस्त से पूछते हैं ना कि यार तेरा फार्दर स्टडी का क्या प्लान है, तो आप कभी ऐसा पूछ ही नहीं सकते कि आपका फार्दर स्टडी का क्या प्लान है। आप उसे बोलेंगे कि तेरा फर्दर स्टडी का क्या प्लान है, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस में देखेंगे, एज अ फैमिली वी ग्रू फार्दर एंड फार्दर, हम दूर से दूर तर होते गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो यहां पर इसलिए हम फर्दर एंड फर्दर का वर्ड यूज नहीं करेंगे बेटे, हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होगा, फार्दर एंड फार्दर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 66, पैसेंजर्स विद कार्स मस्ट एम्बार्क एट द फर्स्ट। अब देखें, पहले थोड़ा सा रूल को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को सेंटेंस में दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के नंबर बता रहा होता है, तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम उनमें बोलते हैं कि एक हमारे पास वर्ड होते हैं जी बेटा कॉर्डिनल्स, और एक हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल्स। अब कॉर्डिनल्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो इन जनरल यूज किए जाते हैं नंबर बताने के लिए। जैसे देखें, हमारे पास फ्यू का वर्ड यूज होता है नंबर बताने के लिए, हमारे पास मैनी का वर्ड यूज होता है, हमारे पास नंबर का वर्ड यूज होता है, हमारे पास सम का वर्ड यूज होता है, हमारे पास आल का वर्ड यूज होता है। कोई भी नंबर जो इन जनरल यूज होता है तादाद बताने के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं कि वो कॉर्डिनल नंबर है। अच्छा, अब ऑर्डिनल को डिफाइन करने के लिए हम इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ऑर्डिनल दो होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होते हैं इनडेफिनेट ऑर्डिनल्स और एक हमारे पास होते हैं डेफिनेट ऑर्डिनल्स। अब इनडेफिनेट ऑर्डिनल्स वो होते हैं जो नंबर होते हैं, जो गिनती होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या चलेगा, ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, ये इनडेफिनेट ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, यहां पर हम 1 की जगह पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट, यहां पर हम 2 की जगह पर क्या लिखते हैं, सेकंड, यहां पर हम 3 की जगह पर क्या लिखते हैं, थर्ड।
जो नंबर पोजीशन बता रहे होते हैं ना, पोजीशन बता रहे होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि वो क्या है, डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर। और जो तादाद बता रहे होते हैं, न्यूमेरिक्स बता रहे होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि वो कौन से नंबर हैं, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट ऑर्डिनल नंबर। अब रूल याद कर ले, पहले रूल समझ लीजिएगा कि जब भी आप इनडेफिनेट ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिख रहे होंगे ना, मैंने क्या 3 वर्ड बोले हैं, आप जब भी डेफिनेट ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिख रहे होंगे तो आपने लाजमी तौर पर इनको दा के साथ लिखना है। यानी कि अगर आप लिखेंगे फर्स्ट चेयर, तो फर्स्ट चेयर नहीं होगा, बल्कि आपको फर्स्ट चेयर को क्या बनाना होगा, द फर्स्ट चेयर। आप जब भी किसी डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे एडजेक्टिव के लिए, तो आपको लिखना होगा उससे पहले द। अब ये रूल पहले पूरी बात को समझ लें आपने कि जब भी डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर आएगा तो हमने उसे पहले दा लिखना है। अब यहां पे देखिएगा दा फर्स्ट लिखा हुआ है, दा फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है और आ फर्स्ट लिखा हुआ है। अब यहां पर बात ये आती है कि ये जो डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर्स है ना, ये सेंटेंस में 2 तरह से आते हैं। ये डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में कितनी तरह से आते हैं, ये डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में कितनी तरह से आते हैं, 2 तरह से आते हैं, याद रखिएगा। एक तो ये सेंटेंस में किसके तौर पर आएंगे, एक तो ये सेंटेंस में आएंगे, डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में आएंगे एडजेक्टिव के तौर पर, और एक ही आएंगे किसके तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। आसान तरीन पहचान बता देता हूं आपको, अगर सेंटेंस में इनके बाद कोई नाउन लिखा हुआ होगा ना, तो इसका मतलब है ये किसके तौर पर यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर, और आपने इससे पहले दा लिखना है। जैसे आप लिखेंगे सेकंड पोजीशन, तो आप लिखेंगे द सेकंड पोजीशन, क्योंकि पोजीशन नाउन आ गया। आप लिखेंगे थर्ड रो, तो आप थर्ड रो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, द थर्ड रो लिखेंगे। लेकिन जहां पर ये डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर अकेला आ जाएगा, इसके साथ नाउन नहीं लिखा होगा, तो आपने समझ जाना है कि इस सेंटेंस में किसके तौर पर यूज किया गया है, एडवर्ब के तौर पर यूज किया गया है। तो ऐसी सूरत में आप इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे अल्फा में चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि फर्स्ट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब फर्स्ट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक बात तो तय हो गई कि यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हुआ, सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ है, एडवर्ब के तौर पे। जब ये एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका मतलब आ फर्स्ट नहीं आएगा, दा फर्स्ट नहीं आएगा और एट दा फर्स्ट नहीं आएगा। यहां पर हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, जस्ट फर्स्ट आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। मैं पूरा रूल दोबारा बोल देता हूं कि नंबर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो इन जनरल यूज होते हैं। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो गिनती के लिए, अल्फाज के लिए यूज होते हैं। इनमें इनडेफिनेट है, 1 2 3 4 डेफिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर्स हैं, अगर ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर आएंगे तो आप इनसे पहले दा लिखेंगे, जैसे हमने द फर्स्ट चेयर से पहले क्या लिखा, दा। लेकिन अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर आएंगे तो फिर आपको इनसे पहले कुछ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनाए हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह के अरेंज किए हैं ताकि एक एक क्वेश्चन में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स प्रैक्टिस करवा सकूं और ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिसिटी पे हम जा सके। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67। इन फैक्ट द वुमेन रिमेन्ड मच वेरी अलाइव। अब देखें, ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है और यहां पर भी हमें पहले पूरे के पूरे जो पूरे का पूरा हमारा वेरी और मच का रूल्स है, अगर हम उसे देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अलाइव। अब अगर आपने वेरी और मच का रूल पढ़ा हुआ है, देखिए जो स्टूडेंट, फिर वही बात आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर सेशन मेरे पास जंग में पढ़ा है उनको तो ये पूरा रूल समझ में आएगा और बिलीव मी वो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में 10 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। देखिए मैं जल्दी जल्दी से फिर भी कोशिश करता हूं कि हम वेरी और मच के रूल को जल्दी जल्दी से मैं जितना हो सके एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए वेरी और मच में हमारे पास क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड यूज होते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। हम इन दोनों वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटेंसिफायर। अब
तीन तीन रूल सिर्फ आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1 आपने क्या याद रखना है कि जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, जहां पर भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको बेटे क्या लिखना है, वेरी। और जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी आपको कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लिखना है, मच। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने कभी भी वेरी और मच यूज नहीं करना। जहां पर पॉजिटिव डिग्री आ गई वेरी आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ गई मच आएगा। उसी के बाद जो एडजेक्टिव बन रहा होता है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके साथ आपको क्या लिखना है, वेरी। और जो एडजेक्टिव बन रहा होता है थर्ड फॉर्म के साथ, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मच। अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, पहले मैं पूरा रूल बोल दूं। फिर उसके बाद आपने याद रखना है हमारे पास कुछ एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव तो होते हैं। जैसे अभी हमने क्या बोला कि हमारे पास थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होंगे तो हम उसको मच के साथ लिखेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ एडजेक्टिव इस तरह के हैं कि जो हैं तो हमारे पास थर्ड फॉर्म, लेकिन हम उनको मच के साथ नहीं लिखते, वेरी के साथ लिखते हैं। आप उनको एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड आता है प्लीज्ड का। अब प्लीज्ड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसको मच के साथ नहीं लिखेंगे बल्कि किसके साथ लिखेंगे, वेरी के साथ। इसी तरह आपके पास वर्ड है डिलाइटेड का। आप डिलाइटेड को भी मच के साथ नहीं लिखेंगे, वेरी के साथ लिखेंगे। इसी तरह आपके पास वर्ड है टायर्ड का। इसी तरह आपके पास वर्ड है पेन्ड का। इसी तरह आपके पास वर्ड है ड्रंक का। इसी तरह आपके पास वर्ड है ग्रीव्ड का। ये वो वर्ड्स हैं जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स तो हैं, लेकिन हम इनको वेरी के साथ लिखेंगे, हम इनको मच के साथ नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमारा थर्ड रूल मच के लिए ये चलेगा कि जो एडजेक्टिव ए प्लस बनते हैं, वर्ब के साथ ए लगाकर बनते हैं, हम उनको मच के साथ लिखते हैं। जैसे हमारे पास asleep का वर्ड है, हमारे पास alive का वर्ड है, हमारे पास awake का वर्ड है। ये वो वर्ड्स हैं जो a प्लस के साथ बनते हैं। हम इनको किसके साथ लिखेंगे, इनको इंटेंसिफाई करेंगे मच के साथ, हम इनको वेरी के साथ इंटेंसिफाई नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास अलाइक का वर्ड है, फ्लोट का वर्ड है, अलाइट का वर्ड है, अफ्रेड का वर्ड है। ये वर्ड लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, या मैं यहाँ पर अगर लिख दूं तो याद रखिएगा ये उसका हिस्सा है। हमारे पास अफ्रेड का वर्ड है, हमारे पास अलाइट का वर्ड है, हमारे पास अलाइक का वर्ड है। जहां पर भी ये एडजेक्टिव आएंगे आपने इनके साथ मच लिखना। अब जैसे देखिए अगर मैं एक एक एग्जांपल लिख दूं तो आपका रूल मुकम्मल हो जाएगा। हमने क्या कहा कि वेरी का पहला रूल ये है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आएगा, और मच का पहला रूल ये है कि कंपैरेटिव के साथ मच आएगा। अब जैसे अगर मैंने लिखना है बिग तो मैं लिखूंगा वेरी बिग, लेकिन अगर मैंने लिखना है बिगर तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, मच बिगर लिखूंगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, मच। फिर आईएनजी वाले जो होंगे उनके साथ वेरी आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरेस्टिंग को आईएनजी को मैं क्या बना दूं, मच बना देता हूं, तो फिर यहां पर इंटरेस्टेड बना देता हूं, तो फिर मुझे यहां पर वेरी नहीं लिखना, फिर मुझे क्या लिखना है, मच लिखना है। इसी तरह ये सेकंड रूल बन गया हमारे पास दोनों का। थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि जब भी हम इनमें से कोई वर्ड लिखेंगे तो अगरचे ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, लेकिन हमने इनके साथ मच नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, वेरी लिखना है। वेरी प्लीज्ड होगा, वेरी डिलाइटेड होगा, वेरी टायर्ड होगा, इसी तरह वेरी पेन्ड होगा, वेरी ड्रंक होगा, वेरी ग्रीव्ड होगा। और ये जो वर्ड है ए प्लस वाले, इनके साथ आपको क्या लिखना है, मच। जैसे मच अस्लीप होगा, मच अफ्रेड होगा, मच अलाइक होगा, मच अलाइट होगा। ये वो वर्ड्स होंगे जो ए प्लस है और इनके साथ हमने मच लिखना है। तो ये पूरा रूल है हमारे पास वेरी और मच का। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी कि जितना मैं थोड़े से थोड़े टाइम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि फिर हमारी डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और जब डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो वो फिर थोड़ा सा वक्त ज्यादा देना पड़ता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। तो चूंकि अब यहां पर देखिएगा हमारे पास वर्ड क्या लिखा हुआ है, अलाइव। अलाइव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर मच आएगा, तो वेरी और मोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन क्या होता है, गलत। अब मच मच आएगा या वेरी वेरी आएगा, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब एक मच आ गया तो उसके साथ अगेन मच तो नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वेरी मच अलाइव। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा।
ये वेरी और मच के रूल को अच्छे से समझ लेना आपने। ऑफ द टू, अब देखें हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं, हम सिर्फ दो जगह पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, याद रखिएगा। दो जगह पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। एक वो जहां पर हम सेंटेंस में देन नहीं लिखते, बल्कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं किसके साथ, ऑफ के साथ। ऐसी सूरत में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखेंगे, द। दूसरी सूरत आप आइडेंटिकल क्लॉजेस पढ़ते हैं जिसमें हम एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। जब आप दो कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। ये दो स्ट्रक्चर इस तरह के हैं जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लिखते हैं, अदरवाइज आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लिखते। जैसे अब अगर आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये चारों ऑप्शंस हमारे पास किससे स्टार्ट हुई हैं, ऑफ से। इसका मतलब हमें सेंटेंस में किसके ऊपर चलना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लिखना है। तो ऑफ द टू से, ऑफ द टू के बाद लेटर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, द लेटर। इसका मतलब हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन यहीं पर क्या होगा बेटे, गलत हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, इज फार बेटर देन, फॉर्मर इज फार बेटर या इज फार गुड। अब देखें जब आपके पास देन आ गया तो देन के साथ आपने लाजमी याद रखना है, आप पे फर्ज हो जाता है कि जहां पर भी देन आ जाए तो देन के साथ आपको लाजमी तौर पर कौन सी डिग्री लिखनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। तो यहां पर फार गुड देन नहीं आएगा बल्कि आपके पास क्या आएगा, फार बेटर देन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेटे हमारे पास क्या होती है, बेस्ट। तो यहां पर देन की वजह से चूंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आएगी, बेटर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 69, वन ऑफ द। जहां पर भी वन ऑफ द आ जाता है तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल। इस वजह से पेरेंट की वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन बेटे क्या होगा, गलत। उसके बाद हम जब आगे चलेंगे, वन ऑफ द पेरेंट्स वाज द मोस्ट एब्नॉक्शियस या द मोस्ट एब्नॉक्शियस। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में इस करेक्टर की किसी दूसरे करेक्टर के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। कंपैरिजन कैसे नहीं किया जा रहा है, जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं दिस इज, वैसे हम क्या लिख के आए हैं, हम लिख के आए हैं कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है, द। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक सुपरलेटिव डिग्री ऐसी सूरत भी बनती है जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, दिस इज द डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने इंटरेस्टिंग बुक पे आके सेंटेंस को क्या कर रहा हूं, मैं फुल स्टॉप खत्म कर रहा हूं। मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, और मैं यहां पर इसको बुक पे खत्म नहीं कर रहा बल्कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंटरेस्टिंग बुक इन द मार्केट। जब मैं बोल रहा हूं ना कि वो मार्केट में, आप देखिए पहले वाले सेंटेंस में, सेंटेंस वन में देखिएगा, मैं इस बुक को किसी दूसरी बुक के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा। सेंटेंस में एक ही बुक की बात हो रही है, जबकि मैं इस सेंटेंस में, सेंटेंस टू में, इस बुक को मार्केट में मौजूद बाकी सारी बुक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं। जब मैं एक नाउन को बाकी सारे नाउन के साथ कंपेयर करूंगा और सुपरलेटिव डिग्री लिखूंगा तो तब आपने याद रखना है, आपने डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। लेकिन जब आप एक नाउन को सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखेंगे, आप उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो देन आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। यहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव के तौर पर यूज नहीं कर रहे होते बल्कि किसके तौर पर यूज कर रहे होते हैं, पॉजिटिव के तौर पर। हम इस नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते। जैसे यहां पर हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द पेरेंट वाज द मोस्ट एब्नॉक्शियस करेक्टर, अगर आगे होता इन हिज फैमिली, इन हिज लाइफ, तो हम इस करेक्टर को बाकी के जिंदगी के सारे करेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे होते, जो कि हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो सुपरलेटिव डिग्री लिखी गई है
वो पॉजिटिवली लिखी गई है, पॉजिटिव के तौर पर लिखी गई है, क्योंकि यहां पर हम सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन इनडेफिनिट आर्टिकल की वजह से कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 70। देखें, वी गेट मच। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, जब भी सेंटेंस में देन का वर्ड आ जाता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जब भी सेंटेंस में देन का वर्ड आ जाता है तो एक बात आपने पल्ले बांध लेनी है, देन के साथ आपने कौन सी डिग्री लिखनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री। अब ना तो मच कंपैरेटिव डिग्री है, ना मैनी कंपैरेटिव डिग्री है, ना वेरी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास कौन सी है, मोर। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड होते हैं ना, हम काउंटेबल के लिए क्या लिखते हैं, मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए क्या लिखते हैं, मच। ये इनकी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। दोनों की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, मोर, और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, मोस्ट। तो यहां पर हमें चूंकि देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री हम कौन सी लिखेंगे, मोर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 71। ये वो रूल है जो मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री के रूल में बता रहा था कि आपको सुपरलेटिव में एंड के साथ दो बातें याद रखनी है। नंबर 1 आपको क्या याद रखना है कि अगर आप दो सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं और साथ उसको कंबाइन कर रहे हैं, दो सुपरलेटिव डिग्री को एंड के साथ, तो आपने डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखना है, फर्स्ट वन के साथ। आपको सेकंड वन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे चार्ली ऑप्शन देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट सिविलाइज्ड और वाइल्डेस्ट। यहां पर डेल्टा ऑप्शन में भी क्या लिखा हुआ है, मोस्ट सिविलाइज्ड। जैसे बीटा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वाइल्डेस्ट और मोस्ट सिविलाइज्ड। बीटा और चार्ली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहले वाले के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है और दूसरे वाले के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है। हमने सिर्फ पहले वाले के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, हमने दूसरे वाले के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जब भी आप ऐसी बात दो सुपरलेटिव डिग्री को करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास दो तरह की होती है। एक सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाने से बनती है और एक सुपरलेटिव डिग्री पहले मोस्ट लगाने से बनती है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपने याद रखना है, आपने दा सिर्फ पहले वाले के साथ लिखना है और पहली सुपरलेटिव डिग्री आपने कौन सी लिखनी है, जो ईएसटी वाली होगी। फिर आपने एंड लिखना है, आपने डेफिनेट आर्टिकल दोबारा नहीं लिखना, और दूसरी सुपरलेटिव डिग्री आपने वो लिखनी है जो किसके साथ होगी, मोस्ट के साथ। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि वाइल्डेस्ट पहले लिखा हुआ है, मोस्ट सिविलाइज्ड बाद में लिखा हुआ है, और इनके साथ दूसरे वाले के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखा गया जो नहीं होना चाहिए था, और डेफिनेट आर्टिकल किसके साथ लिखा हुआ है, पहले वाले के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा। डेल्टा में दोनों सुपरलेटिव डिग्री को कंबाइन करने के लिए एंड ही नहीं लिखा गया, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर एंड होता भी, अगर फर्ज करेंगे टाइपो हुआ और ये एंड होता भी, तो मोस्ट अनसिविलाइज्ड पहले आ गया, वाइल्डेस्ट बाद में आ गया, जो किसी सूरत में नहीं आना चाहिए। ईएसटी पहले आना चाहिए, मोस्ट बाद में आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 72। देयर इजंट मैनी टाइम। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हमारे पास बेटे कौन सा नाउन है, टाइम हमारे पास है, टाइम हमारे पास कौन सा नाउन है, टाइम हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मैनी का वर्ड हमने तब यूज करना है जब हमारा नाउन क्या होगा, काउंटेबल, और हमने मच का वर्ड यूज तब करना है जब हमारा नाउन क्या होगा, जब हमारा नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो यहां पर हमारे पास चूंकि टाइम अनकाउंटेबल है तो हमने मैनी यूज नहीं करना, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद हम देखेंगे वी हैव ओनली आ फ्यू मिनट्स या फ्यू मिनट्स। अब देखें, जब भी आप वर्ड लिखते हैं फ्यू, आप इसका सेकंड वर्जन क्या बनाते हैं, आ फ्यू, और आप इसका थर्ड वर्जन क्या बनाते हैं, दा फ्यू। जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर सेशन नहीं पढ़े हुए ना, मेरे से रेगुलर सेशन नहीं पढ़े हुए, तो उनके जब मैसेजेस आते हैं, जब वो कमेंट्स करते हैं, जब वो कॉल्स करते हैं, बिलीव मी वो इस तरह के रूल्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है, मेरा बड़ा दिल होता है
कि मैं पूरी डिटेल में जाकर मैक्सिमम उनको ये बातें बता सकूं। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा एक एक क्वेश्चन की, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम डिटेल में जाऊं, मैक्सिमम बात करूं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम डिटेल पूरी डिटेल में डेप्थ में जाऊंगा तो फिर हमारी ये जो 30 क्वेश्चन की बिलीव मी जो डिस्कशन है ना, ये 5-4-5-7 घंटे तक की बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर हमें बेसिक लेवल पे लेके जानी पड़ती है। जैसे ये वाली बात है, देखें फ्यू आ फ्यू दा फ्यू, जब आप फ्यू की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप नेगेटिव की बात कर रहे होते हैं, ना होने की बात कर रहे होते हैं। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव, और दा फ्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक। जैसे हम बात करते हैं ना, अगर आप बोलेंगे फ्यू तो इसका मतलब है कुछ है ही नहीं, और अगर आप बोलेंगे आ फ्यू तो इसका मतलब कुछ है, और दा फ्यू का मतलब है मखसूस। जैसे देखें अब ये लिखा हुआ है वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, हमारे पास थोड़े से मिनट बचे हैं। अगर मैं लिखूंगा ना वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो इसका मतलब है हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। बेहतर ये था फिर कि मैं इस सेंटेंस को फिर क्या लिखता, मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखता वी हैव नो टाइम लेफ्ट। तो यहां पर हमारे पास चूंकि थोड़े से मिनट बच गए हैं, कुछ मिनट बच गए हैं, तो हमें पॉजिटिवली बात करनी है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। जब आप फ्यू लिखेंगे तो फ्यू का मतलब होता है नियर टू नथिंग। नियर टू नथिंग का मतलब क्या है, ना होना, है ही नहीं, खत्म हो गए, नेगेटिव में चली जाती है बात। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 63, बाइंग इन बल्क इज यूजुअली डैश। जब आप एक बात से दूसरी बात की तरफ जाते हैं, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से कंसीडर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। तो बाइंग इन बल्क इज यूजुअली क्या होगा हमारे पास, चीपर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। चीप नहीं होगा, चीपली नहीं होगा, और चीपेस्ट हम कभी भी सिचुएशन में यूज नहीं करेंगे। जब भी आप एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो सेंटेंस में देन नहीं होता, इसके बावजूद भी आपने कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 74, फॉर इट हैज टू बी रिमेंबर दैट वेरी ओल्ड। अब जैसे ही आप ओल्ड का वर्ड पढ़ेंगे, जैसे ही आप ओल्ड का वर्ड पढ़ेंगे और साथ वेरी का वर्ड पढ़ेंगे, तो आपको पहला रूल याद आ गया होगा कि हमने कहा अगर ये ओल्ड है तो हम लिखेंगे वेरी ओल्ड, और अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती ना, ओल्डर होता, तो फिर हम क्या लिखते, मच ओल्डर। तो मच ओल्ड हम लिख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या होगा, गलत। क्योंकि हम पढ़कर आए हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने क्या लिखना है, वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने क्या लिखना है, मच। तो वेरी ओल्ड पीपल गेट मच टायर्ड। अब टायर्ड जो है ये उन वर्ड्स में से एक है जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव तो है, लेकिन हम इनको मच के साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि किसके साथ लिखेंगे, वेरी के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। ओल्ड के साथ क्या आएगा, वेरी, और टायर्ड जो एक्सेप्शनल केस है, टायर्ड के साथ भी क्या आएगा, वेरी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। तो ये पूरा रूल जो है वो दोबारा देख लीजिएगा, आपके पास वेरी और मच के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 75, द हाउसेज ऑफ द रिच आर जनरली लार्जर देन। अब जब आप देन तक की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करना होता है। जैसे देखें द हाउसेज ऑफ, यहां पर हम हाउसेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम हाउसेज को ही कंपेयर करेंगे, हम एक घर को दूसरे घर के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे बीटा ऑप्शन देखिएगा, द हाउसेज ऑफ द रिच आर जनरली लार्जर देन द पुअर। अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, पर्सन के साथ। हम कभी भी ऑब्जेक्ट को पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे और पर्सन को पर्सन के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना होता है, तो इस वजह से हम देन के बाद क्या लिखते हैं, डेट ऑफ। अब आप डेट ऑफ लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन आपको सिर्फ डेट ऑफ ही बताया जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप सिंगुलर ऑब्जेक्ट को सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो आपने डेट ऑफ लिखना है। लेकिन अगर आप प्लूरल ऑब्जेक्ट को प्लूरल के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो फिर आपने बेटे क्या लिखना है, दोज ऑफ लिखना है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे हमने क्या लिखा है, हाउसेज। इसका मतलब हम प्लूरल ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं
तो जब हम प्लूरल को ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो प्लूरल के साथ ही करेंगे, इस वजह से डेट ऑफ हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारे पास क्या आएगा, अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगा। द हाउसेज ऑफ द रिच आर जनरली लार्जर देन डेट ऑफ। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ को ज़हन में ना रखिएगा। आप समझते हैं कि हमारे पास दो वर्ड जो है दिस और डेट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और इनके साथ जो दीज और दोज जो है ये किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। तो यू चूंकि यहां पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम डेट ऑफ यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, दोज ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, अल्फा। और इसके साथ एक और बात भी जाते जाते कि द पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता। जब भी आपने किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना होता है तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, द पुअर का प्लूरल द पुअर होता है, पुअर्स नहीं होता। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 76, और क्वेश्चन 76 से हमारे पास वोकैब के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और हमने खुद डिसाइड किया था, मैंने सिर्फ आंसर बताने हैं, बाद में इनको जस्टिफाई खुद करना है, सिनोनिम्स आपने खुद ढूंढने हैं। 76 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन होता है इम्पार्शियल। वैसे अगर मैं ग्रामर के तौर पर बता देता हूं, अनपार्शियल, डिसपार्शियल, नो पार्शियल ये वर्ड ही नहीं होते हैं। उसके बाद 77 में इंडिया रेडिकली रिवाइज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा हैव अपेरेंटली लेफ्ट इकोनॉमिक डैश एंड डैश। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास याद रखिएगा क्या होगा बेटे, बीटा, डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड। उसके बाद आपके पास है 78 डैश एट द मेजर पोर्ट। डैश एट द मेजर पोर्ट का मतलब है कंजेशन, कंजेशन मतलब तंग होना, जगह का कम होना। 79 देयर डैश टू स्केल द माउंटेन पीक वाज एन एब्सोल्यूट फेलियर। और फेलियर हमारे पास हमेशा किस में होता है, अटेम्प्ट में होता है। अटेम्प्ट फेल, अटेम्प्ट का रिजल्ट या तो सक्सेस होता है या क्या होता है, फेल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80। व्हेन पीपल अराउंड यू आर लूजिंग देयर हेड इट इज वेरी। जब आपको लोग तंग कर रहे होते हैं तो आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना होता, सब्र का साथ, सब्र का पल्लू पकड़ के रखना होता है, इसलिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा। और इसके साथ ही हमारी डिस्कशन जो क्रैश टेस्ट 5 की है वो खत्म होती है। कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, कोई तंगी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मैसेज कर लेना है, बात कर लेनी है, कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कुरान मजीद की तिलावत करते रहना है, अल्लाह ताला को याद करते रहना है, आप सल्लम पर दुरूद सलाम भेजते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है। इसके अलावा कामयाबी किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।